Hello everyone, welcome to our study channel examyatra.com. In this session हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करेंगे, जिसके अंदर आज हम देखेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहाँ पे जो कांग्रेस का ओरिजिन है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, दैट वाज नॉट एन एक्सीडेंटल इवेंट, है ना। यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन होता है, उससे पहले तो और सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो हम कह सकते हैं कि फाइनल कल्मिनेशन है इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का, जो कि एक पान इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसकी नीड लगी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो यहाँ से सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुए थे, सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तो लास्ट सेशन हमने कवर किया राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म में हमने देखा कि किस तरह से लोगों के अंदर यहाँ पे सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी कि 1857 के बाद से लोगों के अंदर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की डेवलपमेंट हो रही थी। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है वो डेवलप हो रही थी, जिसके चलते यहाँ पे वेरियस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, या वी कैन से मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म होने लगते हैं इन दी 1830s टू 1850s का जो ये टाइम पीरियड होता है। इसके बीच में मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंड होते हैं, जिसके अंदर हम वेरियस एसोसिएशन देखते हैं बाय ब्रिटिश एंड प्लस इंडियंस। तो इंडियंस, कुछ इंडियंस और कुछ ब्रिटिश मिलके, ब्रिटिश अब यहाँ पे जो ऑफिशियल्स है वो नहीं है, या कोई रिटायर्ड जैसे सिविल सर्वेंट्स है, या जो थोड़ा सा सिंपैथी रखते हैं रिगार्डिंग द इंडियंस, तो उन्होंने मिलके यहाँ पे इंडियंस को गाइड किया रिगार्डिंग द पॉलिटिकल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल एसोसिएशन एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग उनको गाइड किया। एंड इंडियंस जो है इन ब्रिटिश लोगों के साथ साथ मिलके बहुत सारे वेरियस ऐसे मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन करते हैं, जो कि यहाँ पे लोगों की वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह जैसी चीजें जो है चलाते हैं। तो 1820 से राजा राम मोहन राय के समय से ही जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हमारे चले थे, तभी से जो ये फ्रीडम का जो बीज है, जो सीड है, या वी कैन से जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का जो सीड है, वो यहाँ से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म यानी राजा राम मोहन राय के टाइम से ही यहाँ पे शोन हो चुका था। और उस सीड ने धीरे धीरे जो है जर्मिनेशन किया, और जर्मिनेशन के थ्रू वेरियस ये मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वीके से ये एक सैपलिंग के रूप में तैयार होते हैं इस सीड के। एंड देन फाइनली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो एक ट्री के रूप में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये पान इंडिया ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि इंडिया के हर एक सोसाइटी, हर एक सेक्शन के लोगों की ग्रीवेंसेस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, लोगों को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, और जो मॉडर्न इंडिया है उसके पॉलिटिकल एस्पिरेशन को ये यहाँ पे फुलफिल करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस तरह से यहाँ पे बिकॉज ऑफ राइज ऑफ नेशनलिज्म फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी का जो पूरा टाइम पीरियड है, ये यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ही होता है और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ही होता है। तो यहाँ पे राजा राम मोहन जो थे वो कह सकते हैं हम कि इस प्रोसेस के अंदर पायोनियर की भूमिका निभाते हैं, और वही एक फर्स्ट इंडियन लीडर थे जिन्होंने एजिटेशन स्टार्ट किए फॉर द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस आल्सो, एंड वेरियस थिंग्स ही डन लाइक ट्रायल बाय जूरी, जो यूरोपियंस जो थे ना, जूरी जिसके अंदर इंडियन जो है, सॉरी, जो यूरोपियंस थे वो ओनली यूरोपियंस जूरी के द्वारा ही ट्रायल किए जा सकते थे, लेकिन इंडियंस के साथ ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। तो यहाँ पे उन्होंने ट्रायल बाय जूरी को रिगार्डिंग भी रिफॉर्म के लिए इन्होंने यहाँ पे एजिटेशन प्रोटेस्ट किया था। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के लिए भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन टू हायर ऑफिस, प्रोटेक्शन ऑफ द रैयत फ्रॉम द जमींदास ऑपरेशन, लेड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, and various many things he done as a social religious reform also and political reform as well.
और ही ऑल्सो टुक इंटरेस्ट इन दी इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, है ना, और उसका क्या असर यहाँ पे इंडिया पे पड़ता है, उन चीज़ों को भी इन्होंने एनालाइज करना यहाँ पे शुरू किया था। तो राजा राम मोहन जो थे, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के हम कह सकते हैं पायोनियर थे, जिन्होंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के साथ साथ यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग भी एजिटेशन जो है अपना शो किया था इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उन्होंने अपने जो एंटायर पब्लिक एक्टिविटी है वो इस होप में रन की, या उनकी जो एंटायर पब्लिक एक्टिविटी जो है वो इस होप पे बेस्ड थी कि धीरे धीरे ही है, चलो ग्रेजुअली है, लेकिन एक दिन जो है इंडिया जो है वो फ्री इंडिया होगा, है ना। और उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि इंटरनेशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग भी उन्होंने कीन इंटरेस्ट अपना शो किया, और उसी के साथ साथ वो हर जगह जहाँ पे भी पॉसिबल होता था लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म जैसी जो फीलिंग्स है, या नेशनल जो इन लिबर्टी, डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म जैसे प्रिंसिपल्स है, उनको ये सपोर्ट किया करते थे ऑन ओपन स्टेज। तो राजा राम मोहन राय यहाँ पे पायोनियर की भूमिका निभाते हैं, और यहाँ पे धीरे धीरे जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है उसका सीड यहाँ से शोन हो जाता है। देन राजा राम मोहन राय की लेगेसी हमने देखी, डोरोजियन जो थे उन्होंने यहाँ पे फॉलो की, है ना, यंग बंगाल मूवमेंट के रूप में। तो जो डोरोजियन थे यहाँ पे वो क्या थे, बंगाली यूथ थे, रेडिकल बंगाली यूथ थे, और डेरोजियन के नाम से जाने जाते थे बिकॉज उनका जो लीडरशिप था वो विवियन डेरोजियो था, जो एक एंग्लो इंडियन टीचर हुआ करता था। और इन यंग बंगाल मूवमेंट की एस्पिरेशन जो है वो किस एस्पिरेशन क्या, जो इंस्पायरेशन है वो किन से आती थी, यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सिद्धांत के साथ साथ इनके अंदर लिबर्टी एंड पेट्रोटिज्म बेस्ड आइडिया जो है ये अपनाते थे इन दी यंग बंगाल मूवमेंट। और ये रेडिकल बंगाली यूथ थे जो डेरोजियन के नाम से जाने जाते थे, बिकॉज इनका लीडर जो था वो एक हेनरी विवियन डेरोजियो था, जो कि एक एंग्लो इंडियन टीचर था। तो फिर राजा राम मोहन राय, यंग बंगाल मूवमेंट जैसे और भी जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म थे, उन्होंने यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के अमंग जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है वो डेवलप करना शुरू किया। यानी जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है, राइज ऑफ नेशनलिज्म का जो सेशन है वो इसके साथ साथ आप यहाँ पे जोड़ते जाओगे, आपको डायरेक्टली पता चलता जाएगा कि किस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसका अस्तित्व आया, या जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका ओरिजिन हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ओरिजिन के पहले यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हुई, मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुए, और जिसका फाइनल कल्मिनेशन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में हमें देखने को मिलता है। देन हम यहाँ पे फेज थर्ड के अंदर आते हैं, जो 1850 से अर्ली 70s तक है। यहाँ पे ये सारे जो मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनकी एक्टिविटी ही चालू रहती है ना, प्रोटेस्ट करो, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करो, ये चीजें यहाँ पे चलती रहती है। देन हम अगर फेज फोर्थ देखें, यहाँ पे ये किन की फेज देख रहे हैं हम, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की फेज देख रहे हैं ना। तो अगर फेज फोर्थ के अंदर अगर आप आते हैं तो वहां पे हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है जो पान इंडिया कैरेक्टर के रूप में उभर के आते हैं। जो ये मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक इन्फेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहे थे, जस्ट कि इन्होंने इंट्रोडक्शन किया था इंडियन सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट का या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। वो अब थोड़े से अपना जो सोशल बेस है वो और ज्यादा स्प्रेड कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, और वो पान इंडिया कैरेक्टर जो है वो ले रहे थे ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे पॉलिटिकल लीडरशिप देखने को मिलती है आपको, वेरियस जो पॉलिटिकल लीडर्स है दे टुक पार्ट इन दिस प्रोसेस। देन फिर यहाँ पे गवर्नमेंट के सामने पॉलिटिकल डिमांड्स रखी जाती है ना, एंड देन ऑल दिस थिंग इंटेंसिफाई एंड इंटेंस एक्टिविटीज यहाँ पे देखने को मिलती है इंडियन नेशनल प्रोग्राम के रूप में बाय दिस मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब लेट 70s और अर्ली 80s के बीच में होता है, और इन सब का फाइनल कल्मिनेशन जो है, जो वेरियस हम यहाँ पे प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन से प्री कांग्रेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, और जिनका मतलब ये सब जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थे उनके अलग अलग अपने अपने रीजनल डिमांड हुआ करते थे, लेकिन एटलीस्ट वो पॉलिटिकली अभी ऑर्गेनाइज होना सीख रहे थे। और इन सारी चीजों का जो इन सब इंटेंसिफाई होके एंड फाइनल कल्मिनेशन होता है एज अ पान इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फिर अर्ली 80s और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे अस्तित्व में आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ से देखने को मिलता है। तो आईएनसी का जो फाउंडेशन है वो एओ ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम जो है इसमें असिस्टेंस अपनी प्रोवाइड करवाते हैं, और वेरियस जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर से उनके एफर्ट से, पॉलिटिकल एफर्ट से यहाँ पे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पैन इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर के आता है। तो इस तरह से ये फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो होता है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस का ओरिजिन है ये प्रूव करता है कि ओरिजिन ऑफ कांग्रेस जो है वो एक पॉलिटिकल फैसेट है ऑफ द रिसर्जेंट इंडिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। रिसर्जेंट इंडिया का मतलब यहाँ पे कि जो क्या कहते हैं हिंदी में इसे, पुनरुत्थानशील जो होते हैं ना, वापस रिवाइव करने की जो स्थिति होती है वो है, जो मतलब इतने टाइम तक जो ब्रिटिश इंडिया के एट्रोसिटी को बर्दाश्त करता आ रहा था, है ना, हर एक अपने पॉलिटिकल राइट से, अपने इकोनॉमिक राइट से, सोशल राइट से जो डिप्राइव इंडिया था वो अब यहाँ पे रिसर्जेंट हो रहा है ना। और उसकी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इसी रिसर्जेंट इंडिया का एक पॉलिटिकल फैसेट है। So we can say that the Congress is the product of the political development during the 1860, 1870, 1880 and 1870 और 80 तक का ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो भी हुआ उसका प्रोडक्ट क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही से मैंने बताया आपको, जो प्रोसेस यहाँ से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म और राजा राम मोहन राय के साथ शुरू हुआ उसका फाइनल कल्मिनेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में होता है, अलॉन्ग विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। एंड राइज ऑफ नेशनलिज्म की वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आई, और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की वजह से ये यहाँ पे मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने लगे, जिनका फाइनल कॉम्बिनेशन जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो वेरियस मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगह पे हुए थे, जो वहाँ के रीजनल पॉपुलेंस की या रीजनल पब्लिक के ग्रीवेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे या रीजनल पॉपुलेंस को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो अब एक पान इंडिया कैरेक्टर में बदल चुके हैं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे अगर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। उनका जो पॉलिटिकल रिफॉर्म का जो सपना है और जो ये पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगी अगर वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह से बटे हुए होंगे। इस वजह से इन्हीं मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप थी उन्होंने ये रियलाइज किया कि हम सभी पॉलिटिकल जो ये मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनको एक साथ हो जाना चाहिए और एक पान इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहिए, और दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझ में आ गया यहाँ तक आपको? और इन सब चीजों में इस प्रोसेस के अंदर जो भूमिका कौन मेन फैक्टर के रोल में जो वर्क करते हैं, जो जिन्होंने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर अराइज की, दैट इज वो सारे फैक्टर जिन्होंने राइज ऑफ नेशनलिज्म के अंदर अपनी भूमिका निभाई। जैसे कि प्रेस है ना, मेन तो यहाँ पे प्रेस रहता है आपका, वेरियस न्यूज़पेपर है जिन्होंने यहाँ पे नेशनलिज्म की भावनाओं को लोगों में अराइज करने का काम किया। वेरियस मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे इकोनॉमिक क्रिटिक जो है, जो अर्ली नेशनलिस्ट के द्वारा दी गई कि किस तरह से जो ब्रिटिश रूल है दैट इज एक्सप्लॉयटेटिव फॉर द इंडिया, तो ये इकोनॉमिक क्रिटिक जैसी चीजें पेश करना लोगों के सामने। एजुकेशन है, इन सब चीजों ने यहाँ पे लोगों के मन में जो है वो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को डेवलप किया, और उसका रिजल्ट निकलता है कि लोग जो है पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होने लगे और मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने लगे। धीरे धीरे वो फिर यहाँ पे पान इंडिया कैरेक्टर को फॉर्म लेते हैं एंड उसका रूप हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो है फेजेस है ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और किस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे जन्म होता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह के प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉर्म हुए थे, या थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ऑफ द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे यही सब मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है कि जो कांग्रेस का ओरिजिन है दैट इज द पॉलिटिकल फैसेट ऑफ द रिसर्जेंट इंडिया इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, and the Congress were product of political development during the
ड्यूरिंग द 1860, 1870 एंड अर्ली 1880। फिर 1860 का जो टाइम पीरियड है दैट विटनेस द स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म का टॉपिक कवर किया है दैट इज वी कैन इंक्लूड हियर, एंड ग्रेजुअली लीडिंग टू द एजिटेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एजिटेशनल पॉलिटिक्स की शुरुआत होने लगती है अर्ली 1860 के टाइम पीरियड के बाद से। और यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ जो आईएनसी है दैट इज द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ कलेक्टिव नेशनलिस्टिक एफर्ट है। सभी जो नेशनलिस्टिक लोग थे, नेशनलिस्ट लीडर थे, उनका कलेक्टिव एफर्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन। फिर यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन से पहले वेरियस नंबर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पे अस्तित्व में आते हैं, उनका एग्जिस्टेंस आता है इन द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है उनके द्वारा यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं, और अपने जो वहाँ पे लोकल ग्रीवेंसेस है उनका रिप्रेजेंटेशन उन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। देन यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के पहले इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो अस्तित्व पे आना होता है, एग्जिस्टेंस में आना होता है, दैट प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे इन चीज़ों को जो एक्सेलरेट करने का काम जो है वो न्यूज़पेपर और यहाँ पे प्रेस के द्वारा किया जाता है, जो रैपिडली ग्रो कर रही थी इन नंबर एंड ऑल्सो इन इन्फ्लुएंस, विच एक्टेड एज अ पावरफुल ऑर्गन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो ये जो प्रेस और न्यूज़पेपर है ये एक पावरफुल ऑर्गन बनते हैं टू रिप्रेजेंट द पब्लिक ओपिनियन, बिकॉज यहाँ पे एजुटेशनल पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई थी, और एजुटेशनल पॉलिटिक्स की पेस को एक्सेलरेट करने का काम कौन करता है? प्रेस और न्यूज़पेपर, बिकॉज दे बिकम अ पावरफुल ऑर्गन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पे प्रेस क्या काम कर रही थी? जो है पब्लिक ग्रीवेंसेस को यहाँ पब्लिसाइज कर रही थी, और जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स मेजर हैं उनको क्रिटिसाइज करने का काम कर रही थी। तो इस वजह से लोगों को यहाँ पे जो एक्चुअल नेचर है ऑफ द कॉलोनियल रूल वो यहाँ पे पता चलने लगा था, उसके बारे में एक्नॉलेजमेंट होनी शुरू हो गई थी। देन यहाँ पे द मैन हु प्लेड अ इनिशियल रोल इन कलेक्टिंग प्रोविंशियल थ्रेड इन द पॉलिटिकल स्फीयर and weaving into an all India net was a British member of Indian civil service named Alan Octavian Hume, A.O. Hume। कहने का मतलब ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन में जो इनिशियल रोल प्ले करने वाले थे वो और कोई नहीं थे, यहाँ पे ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज का ब्रिटिश मेंबर थे A.O. ह्यूम, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। तो यहाँ पे जो A.O. ह्यूम थे वो थोड़ा सा ऐसे इंडिया के डेवलपमेंट के प्रति सिंपैथी रखते थे, और उन्होंने इन जो इनिशियल इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे उनको एक गाइड के रूप में जो है वो अपनी रोल प्ले किया, एज अ गाइडर के रूप में रोल प्ले किया, बिकॉज जो इंडियंस थे दे आर नॉट वेरी फैमिलियर विद द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे A.O. ह्यूम जो है उनका मेन रोल रहता है इन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज ही वाज अ सिंपैथाइजर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और वी कैन से कि ही वांट कि इंडिया का जो सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो। तो इस वजह से इस फीलिंग के साथ A.O. ह्यूम ने जो है एसोसिएट किया विद अर्ली नेशनलिस्ट के साथ, और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन होता है। अब यहाँ पे जो A.O. ह्यूम का रोल है ना, इस पे क्वेश्चन मार्क पुट होता है, ठीक है। तो A.O. ह्यूम जो है इसने एक सेफ्टी वॉल की तरह काम किया, सेफ्टी वॉल की तरह काम किया, यानी कि ये जो है एक ब्रिटिश एजेंट है, ऐसा समझा गया इसे, है ना, कि ये एक ब्रिटिश एजेंट है जिसने जो ग्रोइंग डिसकंटेंट था अमंग द इंडियन एजुकेटेड पीपल, बिकॉज हमने देखा यहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म जो है उसके मेन भूमिका कौन निभाता है? मिडिल क्लास, है ना, एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो वो एजुकेटेड मिडिल क्लास का जो ग्रोइंग डिसकंटेंट है विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट वो बढ़ता जा रहा था, है ना। और बढ़ने के साथ साथ कहीं वो एक उग्र रिवोल्ट के रूप में या उग्र वी कैन से कि एक फियर्स मूवमेंट के रूप में ना उसका आउटब्रेक हो जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे जो है एक आउटलेट दिया गया फॉर दिस डिसकंटेंट, या एक वेंटिलेशन दिया, सो दैट कि इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना।
इस डिसकंटेंट को वेंटिलेशन दिया इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि जो ये डिसकंटेंट की फीलिंग है वो एक एजिटेशन के साथ, एक स्लो एजिटेशन के साथ यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस हो जाए और एक बहुत बड़ा मूवमेंट ना होके छुटपुट या छोटा मोटा जो है मूवमेंट के रूप में ये उभर के आए, या एक छोटा सा एजिटेशन के रूप में ये उभर के आए, जिससे कि गवर्नमेंट को एक फियर्स मूवमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह के रोल जो एओ ह्यूम के रोल के ऊपर सस्पिशियस जो है वो रेज किया गया। लेकिन यहाँ पे फिर बाद में हम आगे देखेंगे सेफ्टी वॉल थ्योरी जब कवर करेंगे तब रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के रिगार्डिंग वेरियस थ्योरीज है, जिसमें से एक है सेफ्टी वॉल थ्योरी, वो हम कवर करेंगे। तो आपको एओ ह्यूम की जो एक्चुअल जो उसका रोल है वो आपको समझ में आ जाएगा, वो हम अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पे फिलहाल आप इतना जानो कि जो मेन रोल प्ले किया इन द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम। एओ ह्यूम यहाँ पे एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर के रूप में काम करते हैं और ही एक्टेड एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड इंडियन लीडर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे इन द सेफ्टी वॉल, अकॉर्डिंग टू सेफ्टी वॉल थ्योरी, ये माना जाता है कि जो एओ ह्यूम है वो लिंक के रूप में या ब्रिज के रूप में वर्क कर रहे हैं बिटवीन दी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन लीडर्स, सो दैट कि वो जो एक सेफ पैसेज है जो इंडियन लीडर्स का या जो ग्रोइंग डिसकंटेंट है उसका एक सेफ पैसेज जो है वो प्रोवाइड करवा सके और गवर्नमेंट को एक मास मूवमेंट का सामना ना करना पड़े या एक फियर्स मूवमेंट का सामना यहाँ पे ना करना पड़े। और ऐसा भी कहा जाता है कि एओ ह्यूम अगर नहीं होते तो हो सकता है जो ये इन्फेंट जो क्या कहते हैं शिशु अवस्था के अंदर जो ये मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, पॉलिटिकल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है बाय द इंडियन लीडर्स, दैट कैन बी फेस अ ऑफिशियल हॉस्टिलिटी, है ना, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो दोनों व्यू है यहाँ पे, वो हम अभी कवर करेंगे। तो एओ ह्यूम का जो रोल है वो दोनों तरीके से देखा जाता है कि सपोर्टर के रूप में भी और एज ए गवर्नमेंट एजेंट के रूप में भी। तो अगर एओ ह्यूम कुछ लीडर जो कुछ इंडियन लीडर्स है वो कहते हैं कि अगर एओ ह्यूम हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के अंदर या इस प्रोसेस के अंदर एओ ह्यूम अगर लीडरशिप नहीं लेते या वो आगे नहीं होते तो हो सकता है कि ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट जिसकी अवस्था जस्ट एक शिशु अवस्था थी या इन्फेंट स्टेज में था, वो ऑफिशियल हॉस्टिलिटी जो है वो फेस कर सकता था और वहीं पे उसको जो है क्रश किया जा सकता था, खत्म किया जा सकता था। लेकिन बिकॉज ऑफ एओ ह्यूम, बिकॉज वो एक ब्रिटिश थे, तो उस वजह से ब्रिटिश क्या ना, ब्रिटिश पे इतनी हॉस्टिलिटी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, वो टॉक करते हैं, बात करते हैं, निगोशिएट करते हैं, इस तरीके से उनका प्रोसेस होता है। लेकिन टुवर्ड्स द इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी हॉस्टाइल। तो इस वजह से एओ ह्यूम की भूमिका जो है यहाँ पे प्रोटेक्टर के रूप में भी काम करती है। तो ये कहा जाता है कि इट वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स व्हाई एओ ह्यूम जॉइन द इंडियन लीडर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडेशन के पहले कौन कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे उनका फॉर्मेशन हुआ था। तो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। अब यहाँ पे मैं वापस आपको नोट करवा दूं कि ये जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस है इनमें कहीं ना कहीं से आपके प्री वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इनके जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम, कौन फाउंडर थे, ये जरूर याद रखना और थोड़ा हो सके तो ईयर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो इनमें से आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, मोस्टली बनता है इस साल का। अगर जो मैं प्री का आपके एग्जाम देखा मैंने 2024 का यहाँ पे, तो जो प्री का पेपर है उसमें हिस्ट्री को, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है या ओवरऑल हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा कम रहा है ना। ज्यादा जो फोकस है वो इकोनॉमी और आपका ज्योग्राफी विद आईआर, ठीक है, ज्योग्राफी विद आईआर। और यहाँ पे साइंस जो है, और साइंस में भी कौन सा पोर्शन जो फ्लोरा फौना और ये है ना, जो क्लाइमेट से थोड़ा सा, या वी कैन से इन्वायरमेंट विद साइंस, बिकॉज इन्वायरमेंट में जो वेरियस फौना एंड फ्लोरा और ये आते हैं उसका रिलेटेड साइंस की स्टडी के साथ पढ़ना है आपको। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वेटेज रहा है और जो हिस्ट्री का वेटेज है वो यहाँ पे कम हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिस्ट्री का वेटेज कम है तो हिस्ट्री को नहीं पढ़ना, हो सकता है अगले साल का ट्रेंड कुछ और हो, यहाँ पे वापस हिस्ट्री को वेटेज दे दिया जाए। हम सोच रहे कि नहीं, हम इको, जियो और पॉलिटी, हाँ पॉलिटी भी इसके साथ बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, पॉलिटी और इन पे फोकस करें, लेकिन
यूपीएससी का कुछ नहीं कह सकते, वो कभी भी कहीं से भी अपना जो ट्रेंड है वो बदल सकती है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो है हिस्ट्री को ज्यादा वेटेज दे दे, है ना। तो इस वजह से आपको तो सारे ही जो टॉपिक है, जो सारे सब्जेक्ट है वो आपको अच्छे से कवर करने हैं। यूपीएससी इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या ट्रेंड चला है उसको वो ही जाने। अब यहाँ पे हमें लगता है कि इस बार तो हिस्ट्री का सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिला, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सॉरी, हाँ ऐसा ओवरऑल नहीं, ओवरऑल तो क्वेश्चन थे 6-7 क्वेश्चन थे, लेकिन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से सिर्फ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के अंदर से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला है, वो भी बहुत ईजी था, कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। अगर उन्होंने हमारे सेशन जो है जिसके अंदर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हमने कवर किए हैं उसके अंदर से अगर किया हो किसी ने अच्छे से वो कवर, तो इजीली अटेम्प्ट हो जा रहा था, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं था। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो हिस्ट्री का वेटेज जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इस बार कम देखा गया, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है वो बढ़ा दिया जाए, कुछ नहीं कह सकते हम। तो आपको तो तैयारी जो है वो पूरी ओवरऑल जो है हर कहते हैं ना कि चारों खाने आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, वरना जो यूपीएससी है वो आपको चारों खाने चित कभी भी कर सकती है, ठीक है। तो चलो यूपीएससी तो नहीं, लेकिन और भी हमारे पीसीएस के एग्जाम होते हैं वेरियस स्टेट के अंदर, और भी आपके एसएससी वगैरह है ना, वेरियस ऑफिशियल एग्जाम जो है क्लर्क लेवल वाले या एलडीसी वाले, ये सारे एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपके बनता है। तो ये जो टॉपिक है प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको थोड़ा अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कुछ नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, फाउंडर याद रखिएगा और ईयर याद रखिएगा, और प्लेस तो आपको मोस्टली जो है पता। अब देखो अगर इतने सेशन आपने कवर किए ना, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कहाँ पे ज्यादा एक्टिविटी हुई। तो अगर हम एजुकेशन का स्प्रेड देखें तो वो भी कहाँ पे आपको प्रेसिडेंसी के अंदर ही मिलता है, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी भी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो जो अर्बन एरिया हमेशा से रहे हैं ना, वो ही मूवमेंट और रिवोल्ट के जो क्या कहते हैं सेंटर है उसके रूप में वर्क किया। तो अर्बन सेंटर जो थे वो मोस्टली प्रेसिडेंसी के अंदर ही थे, बाकी तो एरिया के अंदर इतना डेवलपमेंट था नहीं। और प्रेसिडेंसी कौन सी, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, बस ये तीन। तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा कहाँ से है। लीडरशिप आपको अगर नाम पढ़ लो कि जैसे द्वारकानाथ टैगोर, टैगोर कहाँ पे होते हैं, टैगोर जो सरनेम है वो ज्यादा कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, कलकत्ता रीजन में। तो ऐसे आप अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हो। चलो, तो अब हम देखते हैं प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन के रूप में यहाँ पे देखने को मिलता है। और अब यहाँ क्या हो रहा है, प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जब मैंने कहा राइज ऑफ नेशनलिज्म हुआ, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म के साथ जो मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉर्म होने लगे, और यहाँ पे लोग जो है अपने रीजनल लेवल पे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होने लगे। तो उन्हीं का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उन्हीं का एक रूप है। तो इसके अंदर लैंड होल्डर सोसाइटी आपको देखने को मिलती है, जो कि नेम से ही पता चल रहा है जमींदारों का एसोसिएशन है। सारे इसके अंदर जमींदार जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, सारे जमींदार उस इलाके के मिलकर यहाँ पे एक एसोसिएशन जो है क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। इसका एम क्या था, प्रोटेक्ट द क्लास इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स। तो यहाँ पे मेन क्या था, यहाँ पे इंटरेस्ट जो जमींदारों के इंटरेस्ट थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये एसोसिएशन का है जो क्रिएट किया गया था इन दी बंगाल, बिहार, उड़ीसा रीजन, बिकॉज ये पूरा रीजन जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। ठीक है, और इसके फाउंडर जो थे द्वारकानाथ टैगोर थे। द्वारकानाथ टैगोर जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर है। द्वारकानाथ टैगोर के जो सन थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ये रहे देवेंद्रनाथ टैगोर, और इनके जो सन थे वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो द्वारकानाथ टैगोर थे, अब द्वारकानाथ टैगोर जो है ना वो भी एक नोबेल या नोटेबल फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी जमींदारी की फैमिली से बिलोंग करते थे। ये एक वहां के जो है प्रिंस हुआ करते थे। प्रिंस यानी कि जो जैसे ठाकुर जो होते हैं ना उस एरिया के, इस तरीके से ये द्वारकानाथ टैगोर की फैमिली जो है वो बिलोंग करती थी। ब्राह्मण फैमिली थी, अगेन ब्राह्मण डोमिनेशन हर जगह देखने को मिलेगा। इसी के जो अगेंस्ट जो है वो हमने कास्ट मूवमेंट के अंदर देखा कि जो ब्राह्मण डोमिनेंसी के अगेंस्ट क्या चले थे, वेरियस जैसे जस्टिस मूवमेंट है, ये सारे चले थे ना। तो ये यहाँ पे हर जगह ब्राह्मण डोमिनेशन और एजुकेटेड या जो थोड़े से नोटेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लीडरशिप के अंदर।
प्लेस यहाँ पे कलकत्ता, वही द्वारकानाथ टैगोर बिलोंग फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी, तो कलकत्ता इसका प्लेस हो जाता है बिकॉज कलकत्ता वाज कैपिटल सिटी। देन ईयर है 1837, 1837 एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 से भी पहले 1837 में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन के रूप में यहाँ पे ये क्रिएट होता है। तो ये यहाँ पे मेन हो जाता है फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। ये सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी नहीं, फर्स्ट हाफ होगा बिकॉज ईयर क्या 1837। तो इस एसोसिएशन ने खाली क्या है, जमींदारों के इंटरेस्ट को आगे रखने का काम किया और जो मासेस के ग्रीवेंसेस थे या जो जनरल पब्लिक के ग्रीवेंसेस है उसको ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। तो इस वजह से इसका पान इंडिया कैरेक्टर भी नहीं हो पाया और ये ज्यादा के समय तक जो है वो चल भी नहीं पाया बिकॉज इसको सोशल बेस जो है इसका नहीं बढ़ पाया। ओनली जमींदार के इंटरेस्ट की बात होती थी तो जमींदारों ने ही इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो सोशल बेस इसका बहुत ब्रॉड नहीं हो पाया बिकॉज जो जनरल पॉपुलेशन थी उससे कनेक्ट नहीं कर पाई और ये इसकी जो रिलेवेंसी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। देन यहाँ पे हमें बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की फाउंडेशन देखने को मिलती है 1843 में। तो ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की बात है। तो इसके फाउंडर थे जॉर्ज थॉमसन और इस बंगाल ब्रिटिश इंडियन इंडिया सोसाइटी जो है ये इसका काम क्या था, जो कॉमन पीपल है इसके वेलफेयर प्रोग्राम के रिलेटेड जो है गवर्नमेंट से ये डिस्कस किया करते थे, है ना। तो दिस एसोसिएशन लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल। फाउंडर थे आपके जॉर्ज थॉमसन और इन्हीं के साथ ये द्वारकानाथ टैगोर जो है वो भी एसोसिएट थे, ठीक है ना। ये सब सिमिलर कलकत्ता के अंदर सिमिलर एसोसिएशन या जो कहते हैं साइमल्टेनियस एसोसिएशन जो है वो फाउंड हो रहे थे। तो द्वारकानाथ टैगोर अलोंग विद जॉर्ज थॉमसन जो है ये इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे और इनका मेन एम था कॉमन पीपल का वेलफेयर प्रोग्राम को रन करना, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा फाउंड किया जाता है इन कलकत्ता रीजन इन 1851। तो ये आप यहाँ से शुरू हो जाता है सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में दो आपको एसोसिएशन देखने को मिलता है पॉलिटिकल एसोसिएशन, दैट इज लैंड होल्डर्स सोसाइटी एंड बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। सेकेंड हाफ जैसे शुरू होता है आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देखने को मिलता है, दैट इज फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि द्वारकानाथ टैगोर के कौन थे, सन थे। इसका क्या एम था, एम वाज टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब जनरल लोगों का यहाँ पे वेलफेयर प्रोग्राम रन करना, उसको प्रमोट करना जैसा काम था। अमलगमेशन ऑफ बंगाल इंडियन सोसाइटी एंड लैंड होल्डर सोसाइटी। अब जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है ना, ये और कुछ नहीं था इन दोनों एसोसिएशन का, यानी लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का अमलगमेशन था, यानी ये दोनों मिलके बाद के अंदर जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नाम से जानी गई, जिनके फाउंडर थे देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के द्वारकानाथ टैगोर थे, उनके ही सन देवेंद्रनाथ टैगोर ने इन दोनों को मर्ज करके यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नाम से एक न्यू एसोसिएशन या न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया इन 1851 इन कलकत्ता, ठीक है। तो 1, 2, 3 हमने कर लिया और थर्ड तो कौन है, 1 और 2 का अमलगमेशन है। फिर जिस तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर यहाँ पे ये जो एसोसिएशन है पॉलिटिकल एसोसिएशन क्रिएट हो रहे थे, वैसे अदर प्रेसिडेंसी जैसे मद्रास और बॉम्बे थे, वहां पे भी ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो क्रिएट होने लगे। बिकॉज हमने यहाँ पे राइज ऑफ नेशनलिज्म के अंदर देखे हैं, कास्ट मूवमेंट है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, वो आपने देखी है कि किस तरह से बंगाल के अंदर अलग से लीडरशिप के रूप में चले, मद्रास में अलग चले, जस्टिस मूवमेंट वगैरह देखे हमने, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म जो महाराष्ट्र के अंदर किस तरह, तो वो सारे जो लीडर्स थे जो उस समय वहां पार्टिसिपेट कर रहे थे, नाउ दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर क्रिएट होता है 1852 के अंदर। इसका कोई फाउंडर जो है वो यहाँ पे ज्ञात नहीं है, कोई पर्टिकुलर फाउंडर नहीं है, हो सकता है बहुत सारे जो लीडर्स हैं उन्होंने मिलकर ये एसोसिएशन क्रिएट किया हो। सेकंड वैसे मद्रास नेटिव एसोसिएशन, वैसे बॉम्बे के अंदर बॉम्बे एसोसिएशन क्रिएट हुआ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। इनके जो फाउंडर थे वो जगन्नाथ शंकर शेठ थे, ठीक है, जगन्नाथ शंकर शेठ। बॉम्बे यहाँ पे आपका प्लेस हो जाता है 1852 के अंदर, यहाँ पे ये एसोसिएशन क्रिएट होता है। देन आता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन,
जिनके फाउंडर थे दादा भाई नौरोजी। लंदन के अंदर इसकी स्थापना होती है, फाउंडेशन होता है 1866 के अंदर। एम वॉज टू डिस्कस इंडियन क्वेश्चंस टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। वहां पे ब्रिटिश लोगों की पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऑन द इंडियन क्वेश्चंस, यानी इंडिया के रिलेटेड जो बातें हैं या इंडियन सब्जेक्ट के रिलेटेड जो इश्यूज है उसको डिस्कस करके, और वहाँ के जो ब्रिटिश पब्लिक है उनकी ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का क्रिएशन किया गया था, सो दैट कि वहाँ के लोग भी जो है वो इंडिया के रिगार्डिंग सिंपैथी जो है उनके अंदर जनरेट हो सके, और वो भी इंडिया के जो फ्रीडम है या लिबरेशन है उसके प्रोसेस के अंदर अपना पार्टिसिपेशन या एटलीस्ट अपनी गवर्नमेंट को वहाँ पे प्रेशराइज कर सके कि अगर आप इतनी इक्वालिटी और डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स का सपोर्ट करते हो तो व्हाई नॉट फॉर इंडिया। तो इंडिया को भी आपको अपने जो इन्फ्लुएंस है या अपने कंट्रोल से फ्री कर देना चाहिए। तो इस वजह से दादा भाई नौरोजी ने इस अप्रोच से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फाउंडेशन किया इन लंदन इन 1866, ठीक है। देन आपका आ जाता है पूना सार्वजनिक सभा, और पूना सार्वजनिक सभा जो है वो एम जी रानाडे और जीवी जोशी के द्वारा। एम जी रानाडे आपको सोशल रिलीजियस रिफॉर्म और कास्ट मूवमेंट में भी देखने को मिलता है, और जीवी जोशी यहाँ पे ये भी आप नेशनलिस्ट लीडर ही थे। तो ये सब जो है वही है जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, कास्ट मूवमेंट, इन सब में कहीं हियर एंड देयर जो है वो एसोसिएटेड थे। तो वही सारे लीडर आपको यहाँ पे सामने देखने को मिलेंगे, कोई नई लीडरशिप जनरेट नहीं हुई है, बिकॉज ऑल प्रोसेस वाज हैपन इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी एरा जो था वो थोड़ा सा अब वेरियस मूवमेंट का एरा रहा हुआ है। कास्ट मूवमेंट देख लो, ट्राइबल मूवमेंट देख लो, पीजेंट मूवमेंट देख लो, ये सारे मूवमेंट जो है वो 19th सेंचुरी एरा के रिगार्डिंग ही है। इस वजह से जो लीडरशिप 19th सेंचुरी के अंदर हमें देखने को मिलती है वही यहाँ पे जो इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस है वहां पे भी आपको अर्ली नेशनलिस्ट के रूप में यही देखने को मिलता है, बिकॉज वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन वो भी तो 1885 में ही होता है, यानी इन द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी होता है। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी। तो ये सारे 19th सेंचुरी से रिलेटेड है। तो इस तरह से आप ऐसे याद रखो तो आपको याद हो जाएंगे कि अच्छा वो सारे 19th सेंचुरी से रिलेटेड है, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे कि कौन कब था और कब कौन नहीं था। तो इसकी जो स्थापना है पूना सार्वजनिक सभा के नाम से है। कहाँ हो जाएगी? पूना में हो जाएगी 1870 के अंदर। एम वॉज टू कैरी ऑन एक्टिव पॉलिटिकल एजुकेशन इन द कंट्री। अब यहाँ पे इस एसोसिएशन जो पूर्णा सार्वजनिक सभा है इसका मेन काम था लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना, बिकॉज मैंने यहाँ पे बताया कि लोगों के अंदर एक तो एजुकेशन इतनी स्प्रेड नहीं थी, और फिर पॉलिटिकली वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हो सके वो तो बिल्कुल ही समझ के बाहर था। तो यहाँ पे जो इस पुनः सार्वजनिक सभा जो थी उन्होंने लोगों को यहाँ पे पॉलिटिकल एजुकेशन देनी शुरू की। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉलोनियल कैरेक्टर है उसको समझाने की कोशिश की बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरी लाइक इकोनॉमिक क्रिटिक गिवन बाय द दादा भाई नौरोजी, दैट इज द ड्रेन एंड वेल्थ थ्योरी समझाने की कोशिश की। और अपने जो लोकल लैंग्वेजेस है या जो अपने जो नेटिव लैंग्वेजेस है उनके अंदर लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देना यहाँ पे शुरू किया, सो दैट कि वो लोग जो है वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो सके और एक बड़ा पॉलिटिकल मास मूवमेंट जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिएट हो सके, सो दैट कि लिबरेशन ऑफ द इंडिया कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पे एम जी रानाडे और जीवी जोशी जो है लीडरशिप के अंदर देखने को मिलते हैं पूना सार्वजनिक सभा। देन आप आ जाता है इंडियन एसोसिएशन। उसके फाउंडर होते हैं एस एन बनर्जी और ए एम बोस। एस एन बनर्जी और ए एम बोस कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। यहाँ पे आनंद मोहन बोस जो है वो ब्रह्म समाज, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाज आल्सो एजुकेशनिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट। ये दोनों ही एजुकेशनिस्ट एंड रिफॉर्मिस्ट थे और जो फ्रीडम मूवमेंट है उसके पायोनियर है। तो ये दोनों ही ब्रह्म समाज से रिलेटेड है। आपके यहाँ पे आपने जो पढ़ा अच्छे से तो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के अंदर। तो इन्होंने भी इंडियन एसोसिएशन नाम से एक एसोसिएशन जो है उसकी फाउंडेशन की इन कलकत्ता इन 1876। द फर्स्ट इश्यू टेकन अप बाय द एसोसिएशन वाज द रिफॉर्म ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। यहाँ पे जो सिविल सर्विस को बहुत ज्यादा रिजिड कर दिया गया था कि सो दैट कि इंडियन जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर ही ना पाए। इंडियंस को यहाँ पे इस हायर गवर्नमेंट जॉब से डिप्राइव करने के लिए सिविल सर्विसेज के अंदर लॉर्ड जो ये आपके थे
लिटन का टाइम पीरियड तो वैसे भी टायरेनिकल साइकिल था, उसने क्या कर दिया था, 21 की एज को क्या कर दिया था, 90 कर दिया था। तो सिविल सर्विसेज में इंडियन की एंट्री जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए, इस वजह से उस तरह के चेंजेस इसने इंट्रोड्यूस किए थे। और साइमल्टेनियस एग्जाम होता था इंडिया और लंदन के अंदर, तो अब किस में पार्टिसिपेट करें इंडिया, तो लंदन जाना भी बहुत मुश्किल होता था। और इंडिया के अंदर तो आपको जो फर्स्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देखने को मिलता है वो होता है 1922 से इंडिया के अंदर होने शुरू हुए थे। इससे पहले कहाँ पे होते थे, लंदन में होते थे, ओनली लंदन के अंदर, है ना। 1855 के अराउंड 1854 में तो सिविल सर्विस कमीशन का गठन ही हुआ था, और 1855 के अंदर आपके यहाँ से लंदन में इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की शुरुआत होने लग गई थी। लेकिन जो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन इंडिया, दैट इज इन 1922, इतना समय लग गया था। तो लेकिन जो ये एज रिलेटेड प्रोविजन जो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, ये 21, पहले तो 23 थी, 23 से घटा के 21 की, 21 से घटा के इसने 90 कर दी। तो इसके अंदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो रिफॉर्म्स है, इस एसोसिएशन ने इस चीज की डिमांड की यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये इंडियन एसोसिएशन है ना, इसकी मेन भूमिका रहती है इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिकॉज जो कहते हैं ना कि एओ ह्यूम का और जो उस समय के जो आपके वॉइस रहे थे लॉर्ड डफरिन, उनका यहाँ से उनका कोई रिलेशन नहीं है इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट वाज इंडियन एसोसिएशन who light the torch of this we can say ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो शुरुआत है ना, वो इंडियन एसोसिएशन ने करनी चाहिए, लेकिन किसी कारण से ये पान इंडिया कैरेक्टर रूप नहीं ले सका। तो ये इसके जो लीडर थे एस एन बनर्जी और ए एम बॉस, उनको ये रियलाइज हुआ कि इंडियन एसोसिएशन जो है वो पान इंडिया कैरेक्टर नहीं ले पा रहा है। तो इस वजह से इन्होंने फिर 2 कॉन्फ्रेंसेस की, सो दैट कि इंडियन एसोसिएशन जो है इसका ये पैन इंडिया बन सके। तो 1883 और 1885 के अंदर इन्होंने 2 कॉन्फ्रेंसेस की थी ऑल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंसेस के रूप में, जिसका पूरा का पूरा जो फ्रूट है, ये जो फ्रूट है ये कौन ले गया, आईएनसी ले गया। ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन से रिलेटेड जितने भी नेशनलिस्ट थे, यहाँ पे इन्होंने एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का ट्राई किया, और इसके रिगार्डिंग इन्होंने 2 कॉन्फ्रेंसेस भी की, सो दैट कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जा सके। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। लेकिन इन्होंने एक तरह से स्पार्क का काम किया, और वी कैन से कि ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की टॉर्च जो है वो इन्होंने लाइट अप की। लेकिन कौन ले गया इस चीज को, इस टॉर्च को कौन ले गया, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ले गया। इसीलिए इसके बाद से आपको इंडियन नेशनल यूनियन के रूप में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले जो नाम था वो इंडियन नेशनल यूनियन था। तो ये इंडियन नेशनल यूनियन जो है एओ ह्यूम के द्वारा फाउंड किया जाता है इन कलकत्ता इन 1883। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एक क्या कह सकते हैं, जैसे भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, वैसे ही ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम्ब्रियो है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये एम्ब्रियो है इंडियन नेशनल यूनियन, जिसने बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का रूप नाम जो है वो धारण किया, और इसी के रूप में फिर ये आगे बढ़ा। तो इसके फाउंडेशन किसने की, एओ ह्यूम। लेकिन ऑल एफर्ट वर मेड बाय दिस इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन एसोसिएशन जो है यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लीडरशिप एस एन बनर्जी, एम आनंद मोहन बोस है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, और कलकत्ता में इसका फाउंडेशन हुआ था 1876। तो इस पूरी कॉन्फ्रेंस का जो सारा फ्रूट है 1883 और 1885 का, वो कौन ले जाता है आपका, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द नेम ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन। तो यहाँ पे पहले नाम इंडियन नेशनल यूनियन के रूप में इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जाती है एओ ह्यूम के द्वारा। लेकिन इसके बाद जो है इसका नाम चेंज करके इंडियन नेशनल यूनियन की जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाता है इन 1885। उस समय आपके यहाँ पे जो वाइस रॉय होते हैं वो कौन होता है, लॉर्ड डफरिन। डफरिन इज वाइस रॉय। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉलिटिकल एसोसिएशन अगर आप देखो तो है मद्रास महाजन सभा। जैसे पूना सार्वजनिक सभा है, वैसे यहाँ पे मद्रास महाजन सभा है।
इसके फाउंडर है एम वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्य अय्यर एंड आनंद चार्लू। ये है मद्रास, इसका रीजन प्लेस है मद्रास, एंड 1884 के अंदर मद्रास महाजन सभा का गठन होता है। देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन क्रिएट होता है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। ये जो है ये मेन थोड़ा सा नाम याद रखना, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, ये सब जो है आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के वेरियस प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी के रूप में देखने को मिलता है हियर एंड देयर, है ना। तो फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन क्रिएट किया जाता है बॉम्बे रीजन के अंदर 1885 में। देन यहाँ पे इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन के अंदर 1872, आनंद मोहन बोस जो इंडियन एसोसिएशन से रिलेटेड है, वही आनंद मोहन बोस ने लंदन में जाके इंडियन सोसाइटी की स्थापना की इन 1872। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का क्रिएशन होता है विलियम एडम के द्वारा कलकत्ता के अंदर 1839 के अंदर। ये तो बहुत पहले का, ये आपके लैंड होल्डर सोसाइटी जो है उसके समय 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी, 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, टू क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द ब्रिटिश अबाउट इंडियन अफेयर्स। ठीक है, इसका मेन जो इंटरेस्ट था या मेन जो एम था दैट इज क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द ब्रिटिश लोगों के बीच में या ब्रिटिश लोगों के अंदर इंडियन अफेयर्स के रिगार्डिंग जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट किया जा सके, सो दैट के दे कैन लुक आफ्टर द इंडियन अफेयर्स। नेक्स्ट है यहाँ पे लंदन इंडियन सोसाइटी। लंदन इंडियन सोसाइटी के यहाँ पे फाउंडर बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी एंड फिरोज शाह मेहता। लंदन में इसकी फाउंडेशन होता है लंदन इंडियन सोसाइटी, तो लंदन में फाउंडेशन है 1865 के अंदर। देन नेशनल इंडियन एसोसिएशन मैरी कारपेंटर के द्वारा लंदन के अंदर 1867। नेक्स्ट यहाँ पे आप आता है दक्कन एसोसिएशन, इसके कोई फाउंडर जो है ज्ञात नहीं है एंड प्लेस भी दक्कन है, तो यहाँ पे हो सकता है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला रीजन है या मद्रास प्रेसिडेंसी का रीजन है वो हो सकता है वहाँ पे 1852 के अंदर। अब नेशनल रिप्रेजेंटेटिव कमेटी, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव कमेटी जो है वो लंदन के अंदर क्रिएट की जाती है 1883 के अंदर, टू बिल्ड अ फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन इन इंग्लैंड एंड सिक्योर वेलफेयर फॉर इंडिया। ठीक है, लोगों जो ब्रिटिश लोग थे उनके मन में भी इंडिया के रिगार्डिंग जो है वेलफेयर जैसी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स है वो डेवलप की जा सके, तो इन नेशनल रिप्रेजेंटेटिव कमेटी का यही काम हुआ करता था कि वहाँ पे जो लंदन इंग्लैंड के अंदर जो लोग हैं उनकी भी पब्लिक ओपिनियन डेवलप कर सके रिगार्डिंग दी इंडिया, सो दैट कि वो भी अपने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके टू मेकिंग इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। Next here we have growth of modern politics and modern political association culminating into foundation of Indian National Congress। वही जो मैंने आपको शुरू के पेज पे जो भी पेजेस बताई है रिगार्डिंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वो यहाँ पे मैंने एलोबरेट फॉर्म में आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। तो वही फर्स्ट फेज के अंदर रोल रहता है राजा राममोहन राय का। राजा राममोहन राय यहाँ पे लीडिंग इंडियन लीडर होते हैं इन दी पॉलिटिकल रिफॉर्म प्रोसेस। तो यहाँ पे राजा राममोहन के द्वारा जो पॉलिटिकल रिफॉर्म है उसके रिगार्डिंग यहाँ एजिटेशन शो किया जाता है एंड ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना, लाइक ट्रायल बाय जूरी। ट्रायल बाय जूरी वाला कौन सा केस है जिसके अंदर जो यूरोपियन मैटर्स है दैट ओनली कैन बी हियर्ड बाय द European judges, while with Indians there are not such kind of treatment was there. Indians matter जो थे वो यूरोपियन जजेस के द्वारा सुने जाते थे। तो यहाँ पे वही चीज हो जाती थी कि लैंग्वेज डिफरेंशिएशन है और जो ट्रेडिशनल कस्टम से जो यूरोपियन जजेस होते थे वो यहाँ इतने रूबरू नहीं होते थे कि जिनके फैसले जो है वो इंडियंस के हक में हो सके या ट्रू सेंस के अंदर वी कैन से कि यहाँ पे फैसले हो सके। तो यहाँ पे राजा राममोहन राय का ये था कि जो इंडियन मैटर है वो भी जिस तरह से यूरोपियन मैटर्स कैन ओनली हियर बाय द यूरोपियन जजेस, सो सेम वे इंडियन मैटर शुड बी हियर बाय द इंडियन जजेस। तो इस तरह की चीज़ों के लिए इन्होंने यहाँ पे अपना एजिटेशन शो किया। ही ऑल्सो एडवोकेट फॉर द सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना।
अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन टू हायर ऑफिसेस, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि चाहे आर्मी हो जाए या सिविल सर्विस हो जाए या एनी अदर ऑफिशियल जॉब, जिसके अंदर हमेशा से ही इंडियन जो है वो सबॉर्डिनेट की पोस्ट पे रहते थे। हायर जॉब या जो कॉन्फिडेंशियल या जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती थी उन पे इंडियंस की जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं की जाती थी या इंडियंस को हायर नहीं किया जाता था। तो हायर जॉब्स के अंदर भी इंडियंस का यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो, इस तरह के इन्होंने यहाँ पे एडवोकेसी की। एंड प्रोटेक्शन ऑफ द रैयत फ्रॉम द जमींदार ऑपरेशन, जो परमानेंट सेटलमेंट की वजह से जो रैयत थे या जो कल्टीवेटर थे उनके ऊपर जो ऑपरेसिव नेचर था जमींदारों का, और जमींदारों की वजह से जो उनकी कंडीशन डिग्रेड हो रही थी, उसके लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप लेने के लिए इन्होंने जो है एडवोकेट किया उस चीज को, इस मैटर को। एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। यहाँ पे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनका डिक्लाइनेशन हो रहा था। तो इसके रिगार्डिंग भी राजा राम मोहन राय ने ये कहा कि गवर्नमेंट को जो है ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के सेटअप के लिए भी कदम उठाने चाहिए, सो दैट कि इंडियन इंडस्ट्रीज एंड इंडियन ट्रेड ऑल्सो कैन बी फ्लरिश एंड द कंडीशन ऑफ द इंडियन पीपल कैन बी अपलिफ्ट। तो इस तरह की जो एडवोकेसी है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। और फिर उनके बाद उन्होंने फिर लिबर्टी, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म जैसे प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग भी अपनी जो वॉइस है वो रेज की थी। एंड आफ्टर राजा राम मोहन राय यहाँ पे डेरोजियन जो है, मैंने वही बताया, जो रेडिकल बंगाली यूथ थे और एक एंग्लो इंडियन यहाँ टीचर हुआ करते थे विवियन डेरोजियन, उनके नेतृत्व में यहाँ पे यंग बंगाल मूवमेंट चलता है और उनके फॉलोअर जो है वो डेरोजियन कहलाते हैं। तो राजा राम मोहन राय की जो लिगेसी है वो डेरोजियन ने यहाँ पे फॉलो की। सेकेंड फेज के अंदर आपके मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने फॉर्म होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आपका लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के अंदर 1838 में यहाँ फॉर्मुलेशन होता है इसका। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन के रूप में उभर के आती है इन दी 19th सेंचुरी एरा। इसी के साथ ही many similar association and clubs were established in smaller cities and town, and almost all them were dominated by the wealthy commercial and जमींदार elements। तो यहाँ पे जो ये एसोसिएशन फॉर्म हो रहे थे ना, एक्चुअली इनका जो नेचर है वो थोड़ा सा ये रहता है कि वो मोस्टली एजुकेटेड मिडिल क्लास या फिर जो वेल्दी क्लास है ना, उनकी लीडरशिप यहाँ पे देखने को मिलती है। जो मास लेवल पे या फिर वी कैन से कि जो जनरल पब्लिक है और जो पीजेंट है, वर्कर है, पीजेंट, ट्राइबल, वर्कर या वी कैन से लेबरर, इनकी लीडरशिप यहाँ पे इन एसोसिएशन में देखने को नहीं मिलता है। इवन हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी जब बात करेंगे तो उसमें भी जो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके घटक जो है जिसके अंदर जो सोशल बेस क्रिएट करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें भी आपको अगर देखने को मिलेगी तो यही एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया और जो वेल्दी फैमिली के उस समय के लोग थे जो यहाँ पे लीडरशिप के रूप में आ सकते हैं, वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ये पीजेंट है, ट्राइबल है, लेबर है, जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, यहाँ पे इस लीडरशिप के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं इवन इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस वजह से इस कैरेक्टर की वजह से कि बिकॉज सोशल बेस के अंदर यहाँ पे जो लोअर तबके के लोग हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ओनली वेल्दी फैमिली और जो जमींदार एलिमेंट्स या फिर वेल्दी कमर्शियल एलिमेंट्स है वही देखने को मिलते हैं लीडरशिप के अंदर। तो यहाँ पे आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो वैलिडिटी है उसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन मार्क लगे हैं कि ये तो एक क्या कहते हैं माइनॉरिटीज का एसोसिएशन है, ऐसा भी उसके लिए कहा गया है कि जो छोटे छोटे ये जैसे वेल्दी कमर्शियल एंटिटीज है या जो जमींदार एलिमेंट्स है वो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इस तरह का एसोसिएशन किया है किस आड़ में कि भाई हम लोग जो है वो नेशन की इश्यू नेशनल इश्यूज को यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए हम सरकार के सामने रख रहे हैं। तो हम जो है वो होल इंडिया के इश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी आड़ में ये जमींदार और जो ये मिडिल क्लास एजुकेटेड मिडिल क्लास है ये अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं। इस तरह की
जो क्वेश्चन मार्क है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वैलिड उस पे क्रेडिटेबिलिटी पे लगते हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो इन पॉलिटिकल एसोसिएशन ने क्या किया, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनके सामने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिमांड रखना शुरू किया, और मेनली इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के रिगार्डिंग जो है वो वर्क किया। ये जो थे, ये जितने भी जो लैंड होल्डर सोसाइटी और जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम कहते हैं, इनका मेन एम था कि गवर्नमेंट जो है वो शेयर दे किनके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, इंडियंस को। ये नहीं चाहते थे कि इंडिया जो ब्रिटिश रूल है वो कंप्लीटली यहाँ से अबॉलिश कर दिया जाए या ब्रिटिश रूल को यहाँ से हटा दिया जाए। ब्रिटिश रूल के अंदर रहते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके अंदर शेयर मांग रहे थे, ठीक है ना। तो दे रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहते थे, इस वजह से उनकी डिमांड जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिमांड रहती है। तो किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म मांगते हैं कि लार्जर एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफ द इंडियंस, है ना। इंडियंस का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंदर ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सके, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जैसे इश्यूज है। जो गवर्नमेंट एंड इंडियंस का भी जो गवर्नमेंट है उनके साथ एसोसिएशन जो है वो बढ़े, या जैसे इंडियन काउंसिल है उसके अंदर जो इन नंबर ऑफ इंडियंस है, नंबर ऑफ द इंडियन मेंबर है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, सो दैट कि धीरे धीरे ये अपने शेयर को पॉलिटिकल सिस्टम में या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर बढ़ा सके। तो ये दे जस्ट वांट अ शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। और यहाँ पे इंडियन ट्रेड और जो इंडस्ट्रीज है उसका भी डेवलपमेंट गवर्नमेंट करे, इस तरह के इन्होंने यहाँ पे डिमांड रखने शुरू की। मोस्टली जो है वो इकोनॉमिक डिमांड इन्होंने रखनी शुरू की। तो पॉलिटिकल डिमांड में तो वो मॉडरेट थे, यानी दे वांट स्लोली एंड ग्रेजुअल चेंजेस, बट इन इकोनॉमिक डिमांड दे वर वेरी रेडिकल। they want a quick changes, or we can say कि they want a changes on the spot। तो इकोनॉमिक डिमांड जो इन अर्ली नेशनलिस्ट की कहे तो ये कैसी थी, रेडिकल थी, लेकिन पॉलिटिकल डिमांड जो थी वो मॉडरेट थी, यानी दे वांट कि धीरे धीरे जो है अभी भी इनका मानना था कि जो इंडियन मास है वो अभी भी इतनी पॉलिटिकली एजुकेटेड नहीं है कि अगर उनके हाथ में पावर आ जाए या जो ये की ऑफ पावर है ये आ जाए तो वो उसको सही यूज कर सकते हैं। इतना कैलिबर अभी इंडियन मासेस के अंदर डेवलप नहीं हुआ है कि वो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट कर सके और उसको जो है रन कर सके। इस वजह से ये चाहते थे कि जो पॉलिटिकल चेंजेस है या जो पॉलिटिकल पावर है वो धीरे धीरे उसका ट्रांसफर हो। सो धीरे धीरे ट्रांसफर होने से क्या होगा कि समय के साथ है ग्रेजुअली जो इंडियन मास है वो भी पॉलिटिकली एजुकेटेड हो जाएगी, और देन जब पावर का ट्रांसफर किया जाएगा तो इजीली दे कैन हैंडल। लेकिन अभी जो है टाइम जो है वो राइप नहीं हुआ था फॉर सच काइंड ऑफ इवेंट। लाइक दे डोंट वांट कि नहीं, दे थिंक कि they thought कि time has been not ripe for the revolution, so they focus on the reforms। ठीक है। देन यहाँ पे थर्ड फेज के अंदर आ जाते हैं 1860 का पीरियड। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो ब्रिटिश रूल एंड पॉलिसीज है वो उसमें भी मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 किस तरह से गवर्नमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया, यहाँ पे क्राउन रूल आता है, न्यू पोस्ट क्रिएट होती है, वाइस रॉय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है वाइस रॉय, और एक न्यू ऑफिस क्रिएट होता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इस तरह के चेंजेस आते हैं। और अब जो है आफ्टर द 1858 वो जो ब्रिटिश रूल है वो मोर रिएक्शनरी बन गया था फॉर द इंडियंस। तो यहाँ पे जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है दे ऑल्सो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बिकम मोर क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। तो दोनों तरफ से यहाँ पे स्ट्रगल चालू हो गया था, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो इंडियंस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हो गई थी, यानी कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो वो बहुत ज्यादा सस्पिशियस तौर पे उसको लेती है और तुरंत एक्शन उसको करती है, सो दैट कि 1857 जैसे मास रिवोल्ट को
वापस होने से रोका जा सके। और इसी के साथ साथ जो साइमल्टेनियसली जो इंडियन इंटेलिजेंसिया था वो और ज्यादा क्या हो गया था, ब्रिटिश पॉलिसी के रिगार्डिंग क्रिटिकल हो चुका था। हर एक चीज की आलोचना इन्होंने करनी यहाँ पे शुरू की थी वाया द मीडियम ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड ऑल, है ना, सो दैट कि ब्रिटिश रूल का जो एक्चुअल फेस है दैट इज कॉलोनियल इन नेचर, उसका ट्रू जो नेचर है कॉलोनियल रूल का, वो लोगों के सामने आ सके और लोग जो है वो पॉलिटिकली अंडरस्टैंड कर सके चीजों को। तो ये प्रेस जो है इसके अंदर मेन भूमिका निभाती है। और इन क्रिटिक के साथ ही इन्होंने जो ब्रिटिश रूल का एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर है उसको सामने लाने की यहाँ पे कोशिश की। तो फेज थर्ड के अंदर दोनों तरफ से जो क्या कहते हैं पावर जो है, पावर स्ट्रगल है वो चालू है। यहाँ पे ब्रिटिश रूल जो है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन ऐसी किसी भी एक्टिविटी जो कि आगे फ्यूचर में मास रिवोल्ट का कारण बन सके, उन सभी एक्टिविटी के अगेंस्ट जो है वो रिएक्शनरी एटीट्यूड अपनाता है। और साइमल्टेनियसली जो इंडियन साइड है वो जो इंडियन इंटेलिजेंसिया है वो यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसी के रिगार्डिंग और ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही है, और ज्यादा जो ब्रिटिश रूल का एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर है, कॉलोनियल कैरेक्टर है, वो सामने ला रही है। तो यहाँ पे थर्ड फेज के अंदर आते आते पावर स्ट्रगल चालू हो चुका है। तो यहाँ पे जितने भी ये मॉडर्न इंडियन इंटेलिजेंसिया थे, ये जस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते थे थ्रू दी प्रेस, न्यूज़पेपर, मैगजीन। ऐसा कोई जो एजिटेशन है वो किसी फिजिकल फॉर्म के रूप में ये नहीं करते थे। जो भी चीज यहाँ पे चल रही थी वो वर्बली चल रही थी, आइडियोलॉजिकली चल रही थी। तो जो इनका प्रोटेस्ट करने का या जो रिएक्शन देने का अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल, इसके अगेंस्ट अपने किस तरह से ये रिएक्शन देते थे, इन वर्ड्स और इन आइडियोलॉजिकल फॉर्म, या फिर वी कैन से के जो इनडायरेक्ट फॉर्म होती है उसके रूप में ये रिएक्शन दे रहे थे। किसी फिजिकल फॉर्म में ये इकट्ठा नहीं हो रहे थे या प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, स्ट्राइक नहीं कर रहे थे, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं की जा रही थी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मॉडर्न इंडियन इंटेलिजेंस है उनका रिएक्शन जो है कॉलोनियलिज्म को लेके वो कैसा है, मॉडरेट है, मिलिटेंट नहीं है और साइंटिफिक भी यहाँ पे नहीं है। बिकॉज दे डोंट वांट कि ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन जो क्रिएट हुए हैं, न्यूली फॉर्म्ड क्रिएट हुए, वो किसी तरह की भी गवर्नमेंट या ऑफिशियल हॉस्टिलिटी जो है वो फेस करे। और हॉस्टिलिटी फेस करके अगर वो सप्रेस कर दिए गए तो वापस कभी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं पाएंगे। और जो ये सोच रख रहे हैं कि हम भी अपने क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट है उसके अंदर शेयर ले सके, या जो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट में हो, ऐसा कभी भी हो नहीं पाएगा। तो दे जस्ट वांट टू अवॉइड ऑफिशियल हॉस्टिलिटी। देयर वे ऑफ प्रोटेस्ट वाज मॉडरेट, है ना, जस्ट न्यूज़पेपर के जरिए क्रिटिक्स जो है वो सामने रख रहे हैं, अपने लिटरेरी वर्क के थ्रू एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी हो रही थी। देन इसी जो इंडियन इंटेलिजेंस है उनके द्वारा ये धीरे धीरे फिर रियलाइज होने लगा कि जो ये प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है ये इनफ नहीं है, या वी कैन से कि ये नैरोली कंसीव है टू यूजफुल इन दी चेंज सर्कमटेंसेस। जो सर्कमटेंसेस उस समय बने थे उसके लिए ये जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सफिशिएंट नहीं थे। दे वांट कि कोई पान इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जो नेशनल इश्यू को रिप्रेजेंट कर सके, या जो पूरे नेशन को है वो रिप्रेजेंट कर सके। इस तरह की इनको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की नीड रियलाइज होती है। देन फिर यहाँ पे जो फोर्थ फेज है उसके अंदर आते आते जो लॉर्ड लिटन का समय होता है वो और ज्यादा इस फेज को, यानी जो फॉर्मेशन है मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो फेस है उसको और ज्यादा एक्सीलरेट करता है, और ज्यादा नेशनलिज्म की जो भावना है उसको भड़काने का काम करता है लिटन का समय। बिकॉज लिटन का समय जो वो होता है वो टायरेनिकल साइकिल की तरह होता है, बहुत ही ज्यादा ऑप्रेस तरीके का इसका टेन्योर होता है फॉर द इंडियंस। तो ये इंडियंस के लिए लिटन का समय बहुत ही खराब रहता है। तो जो लिटन्स के द्वारा एंटी इंडियंस मेजर्स अपनाए गए थे और जो ओपनली रिएक्शनरी एक्टिविटीज इसके द्वारा
इम्पार्ट की गई थी ऑन इंडियंस, उसके रिएक्शन के अंदर जो ये मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो पेस है वो और ज़्यादा एक्सिलरेट हो जाती है, बिकॉज उसने और ज़्यादा लिटन के टाइम पीरियड ने जो ब्रिटिश रूल है उसका सबसे वर्स्ट फेस जो कॉलोनियलिज्म का होता है या एंटी इंडियंस मेजर्स का जो होता है वो रिप्रेजेंट कर दिया था। तो इस वजह से यहाँ पे जो नेशनलिस्ट या जो लीडर्स अब पहले ये चाहते थे कि हमें गवर्नमेंट के अंदर शेयर मिले ओनली, वी डोंट वांट कि ब्रिटिश यहाँ से ब्रिटिश को यहाँ से रूट से ही निकाल के फेंक देना है, हमें जस्ट ब्रिटिश रूल के साथ साथ जो है बस गवर्नमेंट के अंदर शेयर चाहिए, जैसे इन द फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वी कैन से। तो जो लिटन के पहले रिपन था वो इन चीजों को सपोर्ट करता था, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसी चीजें हैं या जो पावर का सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल्स है, उसको वो सपोर्ट करता था। लेकिन जब जैसे रिपन चला जाता है और लिटन आता है तो लिटन की वही एंटी इंडियन मेजर्स जो वो अडॉप्ट करता है, इसकी वजह से यहाँ पे इंडियंस जो है वो और ज्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के। नाउ अर्लियर दे जस्ट वांट टू शेयर इन द ब्रिटिश रूल और वी कैन से इन द गवर्नमेंट, नाउ दे वांट कि फुल्ली सेल्फ रूल हमें चाहिए, ठीक है, कंप्लीट सेल्फ रूल चाहिए, बिकॉज लिटन का टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा उनके लिए ऑप्रेसिव होता है और इसकी वजह से ये जो इंडियंस है वो टोटली एंटी ब्रिटिश हो जाता है। जिस तरह से लिटन का टाइम पीरियड एंटी इंडियन था, वैसे ही इसके फेज में जो इंडियंस थे वो एंटी ब्रिटिश हो जाते हैं कम्प्लीटली। एंड गवर्नमेंट के अंदर शेयर मांगने की जगह पे वो कंप्लीट सेल्फ रूल मांगने की जैसी बातें करने लगते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो स्वदेशी जैसी डॉक्ट्रिन ऑफ स्वदेशी, यानी कि जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी जो चीजें हैं उनको यूज करना शुरू करो, जैसे यहाँ पे मूवमेंट चलते हैं लिटन के समय में, है ना। बिकॉज ये जो लिटन का टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा ऑप्रेसिव नेचर का होता है इन एवरी एरिया ऑफ द इकोनॉमिक कह दो, पॉलिटिकल कह दो, सोशल कह दो, एवरी एरिया के अंदर जो इसकी पॉलिसीज है या जो इसका टेन्योर है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट का होता है। तो इसकी वजह से जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है दे स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ पॉलिटिकली, एंड जो प्रो जमींदार और जो कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ पे मॉडरेट जो खाली गवर्नमेंट के एसोसिएशन के साथ या उनके साथ कोऑपरेशन करके चलते हैं और जस्ट थोड़ी सी हिस्सेदारी मांगते हैं कि मतलब सो दैट कि गवर्नमेंट के अंदर इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी हो सके और इंडियन इश्यूज को भी थोड़ा समझा जा सके और उसके रिगार्डिंग वर्क किया जा सके, बस ये मॉडरेट का काम होता है। तो यहाँ पे जो मॉडरेट आइडियोलॉजी की बातें जो है वो या प्रो जमींदार पॉलिटिक्स है वो अब इस जो चेंजिंग सरकमस्टेंसेस है उसके अंदर अभी फिट नहीं बैठ रही थी। इस वजह से न्यू मिडिल क्लास या एजुकेटेड मिडिल क्लास या इंटेलिजेंसिया है, उन्होंने एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की क्रिएट करने का एफर्ट किया, जिसके अंदर जैसे वो जो है वो पान इंडिया कैरेक्टर का हो सके और उसके अंदर सारे जो पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हो सके, इंडियन इश्यूज का रिप्रेजेंटेशन हो सके और इन अ बेटर वे में जो ये मास एजिटेशन है उसको ये ऑर्गेनाइज कर सके। तो जो इंडियन एसोसिएशन की जो पॉलिटिक्स है वो अब सूट नहीं कर रही थी इन दी चेंज सरकमस्टेंसेस। तो यहाँ पे फिर नीड हुई एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज आईएनसी। और यहाँ पे वही बात कि जो डॉक्ट्रिन दैट इंडिया मस्ट बी रूल्ड बाय ब्रिटेन फॉर एवर, वो यहाँ पे रिफ्यूज कर दी गई, उस चीज को यहाँ पे रिफ्यूट कर दिया गया। नाउ दे डिमांडेड सेल्फ रूल। तो ये सब लिटन की वजह से होता है और लिटन के टाइम पीरियड में जो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की पेस है ये और ज़्यादा एक्सिलरेट होती है। नेशनलिज्म जो है लोगों के मन में और ज़्यादा ग्रो करता है और उसका रिएक्शन जो है ये स्वदेशी मूवमेंट जैसे मूवमेंट है या बॉयकॉट ब्रिटिश है, इस तरह के जो इवेंट है ये सामने देखने को मिलते हैं। तो फोर्थ फेज के अंदर अलॉन्ग विद दिस मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस वाज आल्सो played a very vital role in the process of formation of Indian National Congress, or we can say pan India political organization या all India organization के foundation के अंदर
ये मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और प्रेस दोनों ने यहाँ पे वाइटल रोल प्ले किया। तो ये सब काम जो है वो फोर्थ फेज के अंदर हो जाता है एंड फाइनली वी एंटर्ड इन द फिफ्थ फेज। तो यहाँ पे फोर्थ फेज में आके जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो प्रिंसिपल है वो अडॉप्ट कर दिया जाता है और इस फ्रीडम स्ट्रगल को जनरेट करने के लिए यहाँ पे अब जो ये पॉलिटिकली कॉन्शियस इंडियन है जो लिटन के समय की जो टाइम पीरियड है या जो ऑप्रेसिव नेचर रहा है ब्रिटिश रूल का, और धीरे धीरे जो राइज ऑफ नेशनलिज्म यहाँ होने लगा है बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ वेरियस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, वेरियस पॉलिटिकल एंड एजुकेटेड जो लीडर्स थे उनकी वजह से एंड प्रेस और लिटरेरी वर्क के थ्रू जो नेशनलिज्म राइज हुआ उसकी वजह से यहाँ पे अब जो ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप हुई तो पॉलिटिकली कॉन्शियस जो इंडियंस थे दे वर इंक्रीजिंगली बिकम अवेयर ऑफ द नीड फॉर ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। तो अब उनको क्या नीड महसूस होने लगी है ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की। तो किस लिए? जस्ट टू प्रोवाइड अ कॉमन फोरम फॉर द मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड फॉर्मुलेशन ऑफ कॉमन प्रोग्राम। ठीक है, जो वाइड स्प्रेड वाइडली सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जगह जगह पे बिखरे हुए थे वो सब अब क्या है उनकी रिलेवेंसी जो है वो खत्म हो रही है और एक इनको रियलाइज हो रहा है कि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कि यहाँ पे कॉमन जो है यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सके, एक कॉमन प्लेटफॉर्म के रूप में वर्क कर सके सो दैट कि जो इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशन है वो कॉमनली यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और जो बाद में जाके यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल का जो एक ब्रॉड बेस बना सके उस वजह से यहाँ पे एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की नीड इनको महसूस होने लगी। और बिकॉज ऑफ द प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अच्छा खासा एक सोशल बेस जो है वो क्रिएट हो चुका था, लोग जो थोड़े से पॉलिटिकली एजुकेटेड हो चुके थे और वी कैन से कि इतनी कैपेसिटी तो आ चुकी थी कि एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके। और इस मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम का जो ये पूरा सिस्टम है उसके लिए भी इनफ एक्सपीरियंस जो है लोगों के या लीडरशिप के अंदर आ चुका है। तो अब यहाँ पे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन होता है बाय मेनी इंडियंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, जैसे दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग है ना, रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, जवेरी लाल उमा शंकर याग्निक है ना, JU याग्निक है, एंड बदरुद्दीन तैयब जी इन वेस्ट इंडिया। तो ये सारे वेस्ट इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव इंडियंस थे जिन्होंने इस ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया। देन अगर हम साउथ इंडिया से बात करें तो साउथ इंडिया से J सुब्रमण्य अय्यर है, S सुब्रमण्य अय्यर एंड P आनंद चार्लू, ये 3 लीडर जो है वो साउथ इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आते हैं। देन अगर हम ईस्ट इंडिया की बात करें यानी बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें तो यहाँ से व्योमेश चंद्र बैनर्जी आ जाते हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आ जाते हैं, आनंद मोहन बोस, लाल मोहन घोष एंड कालीचरण बैनर्जी। यहाँ पे लाल मोहन घोष कौन? वही घोष ब्रदर जिन्होंने अमृत बाजार पत्रिका चलाई थी वो वाले। ठीक है, तो ये सारे जो लीडर्स थे, इंडियन लीडर्स थे, दे एसोसिएटेड, दे केम टुगेदर एंड फॉर्म अ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। The Indian Association held already in December 1883 sponsored on All India National Conference का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था एंड ये जो अटेम्प्ट था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इंडियन एसोसिएशन मैंने बताया ना, इंडियन एसोसिएशन जो है उसने एक स्पार्क रखा, एक वी कैन से कि फर्स्ट स्टेप उठाया इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। और उसके लिए उसने दो कॉन्फ्रेंस भी की इन 1883 एंड 1885, जिसका पूरा फ्रूट जो है ये कॉन्फ्रेंसेस जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही और इंडियन एसोसिएशन एक ऑल इंडिया एसोसिएशन के रूप में नहीं बन पाया, लेकिन इसका पूरा फ्रूट जो है वो A.O. ह्यूम ले गए इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन, जो बाद में जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में बन के यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो इंडियन एसोसिएशन का जो वर्क था इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका कंप्लीट जो फ्रूट है वो बियर करता है, जो बियर है वो किया जाता है A.O. ह्यूम के द्वारा बाय फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन, जो लेटर स्टेज के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के रूप में
सामने आता है। इंडियन नेशनल यूनियन जो है वही उसका नेम चेंज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाता है। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1883 में की जाती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो नाम चेंज करके बनाया वो 1885 से उसकी फाउंडेशन की जाती है, जिसको फर्स्ट जिसके प्रेसिडेंट थे इस इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे WC बैनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। जो सेशन होते थे ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे WC बैनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। इस समय आपके जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन, और सबसे पहला इसका जो सेशन था वो यहाँ होना था पूना के अंदर। ठीक है, पूना के अंदर इसको फर्स्ट इसका सेशन ऑर्गेनाइज करने का सोचा था, लेकिन पूना के अंदर पूना के अंदर जो है कोलेरा का आउटब्रेक हो जाता है, मतलब एक महामारी फैल जाती है कोलेरा, उसकी वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे? बॉम्बे। तो फर्स्ट इसका जो सेशन हेल्ड होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन 1885 वो होता है आपके बॉम्बे में। ठीक है, उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होते? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। इनिशियल नेम क्या है इंडियन नेशनल कांग्रेस का? इंडियन नेशनल यूनियन। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है बिकॉज कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है इस रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और बॉम्बे के अंदर अगर कहें तो कहाँ पे वो हुआ था, तो वो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो है वहां पे इसका फर्स्ट सेशन हेल्ड किया गया था। तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थे रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो इसी के साथ हम ये सेशन आज यहीं एंड करते हैं। Stay tuned till the next session, and please do like and share and comment to our YouTube channel examyatra.com, and please appreciate our effort in your smooth study preparation. So I hope this session is beneficial for you. Thank you.